गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से एसएससी जेईई ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जो कि आपका बेस फाउंडेशन है, ग्रिलेज फाउंडेशन है, उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका जो वेटेज है, कई बार तो इसमें आईएएस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके अलावा आपके एसएससी जेईई में भी पूछे गए हैं। इसका वेटेज आपको गेट में बहुत कम मिलेगा, क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल फॉर्म रहता है और ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर थ्योरेटिकल रहते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके लिए कॉलम बेस और आपका गसेट बेस, और उसके अलावा ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग डील करेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा उसकी डिजाइनिंग को भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कॉलम बेस है, उसके अलावा आपका गसेट बेस है और एक है ग्रिलेज फाउंडेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमको जो डिजाइनिंग करनी होगी वो स्लैब बेस की, जो स्लैब बेस होगा उसकी हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात, गेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ईएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका एसएससी जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया ताकि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ से मिस ना हो। चलो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द कॉलम बेस, क्यों यूज किया गया, क्या जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में डील करते हैं। तो पहला पॉइंट है, रेफर करते हैं, इफ अ स्टील कॉलम इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द कंक्रीट। अगर कोई स्टील का कॉलम है, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट कि जैसे मैं मान लूं कि आपके पास ये क्या बोला, स्टील कॉलम इज डायरेक्टली, जैसे सपोज दैट दिस इज द कंक्रीट, ये कंक्रीट का कोई ब्लॉक है, ये दिस इज द कंक्रीट ब्लॉक, ये कंक्रीट का अगर ब्लॉक है कोई, तो अगर इस पे आपने क्या किया, डायरेक्टली अगर आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर कोई लोड लगा दिया और बीच में, क्योंकि ये स्टील है और ये कंक्रीट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारा का सारा लोड इस पे जब ट्रांसफर होगा तो यहाँ की कंक्रीट जो है ये इस लेवल की है, यहाँ पे कंक्रीट क्रश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ट्रांसफर है वो कम है। देखो ये कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, कम है, तो इस कॉन्टैक्ट एरिया को कम अगर है तो इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ज़्यादा कैसे करोगे, जब आप बेस प्लेट यूज़ करोगे। अब इसी चीज़ को देखते हैं, टू इंक्रीज द टू स्टील कॉलम इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द कंक्रीट पेडेस्टल। ये कंक्रीट का पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल का मतलब वही जो आपने आरसीसी में डिज़ाइन किया था, सेम वही पेडेस्टल रहने वाला है, ठीक है। चलो उसके बाद में गेट क्रश्ड, ये क्रश हो सकता है क्योंकि ज़्यादा लोड आता है कॉलम के ऊपर और रजिस्टिंग एरिया थोड़ा कम होता है, इस वजह से कॉलम में जो कंक्रीट का पेडेस्टल है वो क्रश हो सकता है। चल, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दिस एरिया द एरिया ऑफ लोड ट्रांसफर नीड टू बी इंक्रीज। हम चाहते हैं कि लोड का, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द फोर्स अपॉन एरिया। माना कि इस पे कोई फोर्स पी आ रहा होगा, पी फोर्स आ रहा होगा, और अगर आपने यहाँ पे एरिया कम रखा, अगर एरिया कम रखोगे तो वहाँ पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होगा और स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जब स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेसेस ज़्यादा हो गई तो कंक्रीट क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। इसीलिए इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब एरिया को बढ़ाओगे तो स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो जब स्ट्रेसेस कम हो जाएंगी तो कंक्रीट जो है पेडिस्टल आपका क्रश नहीं होगा। चल उसके बाद बात करते हैं, ये तो बात हो गई ट्रांसफर करने के लिए। कॉलम बेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, डिपेंड्स अपॉन द सॉइल, किस टाइप की सॉइल है ग्राउंड के नीचे उस पर डिपेंड करता है। दूसरा कि आपका लोड कैसा है, लोड आपका मीडियम लोड है, कैसा है, इसमें 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। लो है लोड, लो लोड, मीडियम लोड, मीडियम लोड और हाई लोड, हाई लोड, इस तरीके से कहानी यहाँ पे बन जाती है। तो ये डिपेंड कर जाता है। मान लिया बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत कम लोड है तो हो सकता है कि आप ना यूज़ करो, बहुत ज़्यादा लोड होगा तो आपकी स्ट्रेसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे। चल नेक्स्ट बात करते हैं, स्लैब बेस है, इसको क्लासीफाई किया जा सकता है 3 तरीके से। कैसे कैसे, स्लैब बेस, गसेट बेस और ग्रिलेज फाउंडेशन। ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला डील करते हैं, पहला है आपका दिस इज द स्लैब बेस, दिस इज द स्लैब बेस, इट इज जनरली यूज फॉर एक्सियल लोडिंग। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि दिस इज जनरली, ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि इस पे एक्सियल लोड आए,
लेकिन कल को वो एसेंट्रिक लोड भी आ सकता है तो बेंडिंग भी आ सकता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि एक्सियल लोडिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो ध्यान रहे कि इसको जो डिज़ाइनिंग होती है वो जनरली किसके लिए करते हैं, एक्सियल लोडिंग के लिए करते हैं। चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसको जो दिखाया गया है ये आपको डायग्राम में दिखाया गया सारी चीज़ें है। तो आप इसको देख रहे हो फ्रंट से, ठीक है, इसको कहाँ से देख रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो। तो इससे आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, देखो ये कॉलम है तो कॉलम में आपको ये वाले कॉलम दिखाई पड़ेंगे, ठीक। उसके अलावा आपको इसका एंगल सेक्शन दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा सामने से जब देखोगे तो इसको आपको ये बेस प्लेट है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया दिस इज़ द बेस प्लेट, जिसी की डिज़ाइनिंग हमको करनी है। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो ये तो बेस प्लेट आपने लगा दिया। अब ये सारा जो कॉलम के ऊपर लोड आ रहा था, इस लोड को आपने क्या किया, लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो कैसे हुआ, ये लोड आया, इस लोड को आपने बेस प्लेट पे ट्रांसफ़र किया और बेस प्लेट ने ट्रांसफ़र कर दिया किसके ऊपर, कंक्रीट बेस के ऊपर। तो इस तरीके से लोड ट्रांसफ़र होता है। और कंक्रीट बेस ने ट्रांसफ़र कर दिया सॉइल मास को, तो एक दूसरे से सीधे ट्रांसफ़र होता है। कल को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी बना देगा कि बताओ लोड का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, ऑर्डर बताओ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरह। तो लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है, सबसे पहले लोड P है, ये दिस इज द P लोड। ये P लोड सबसे ऊपर कॉलम पे आया, कॉलम ने क्या किया, बेस प्लेट को ट्रांसफ़र किया, बेस प्लेट ने क्या किया, कंक्रीट को ट्रांसफ़र किया, कंक्रीट पेडेस्टल जो बेस बना रखा उसको ट्रांसफ़र किया, और कंक्रीट ने किसको ट्रांसफ़र किया, सॉइल को किया। तो नीचे फ्रेंड्स क्या है, दिस इज द सॉइल। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे एंगल सेक्शन लगा देते हैं ताकि इधर उधर कॉलम बकल ना हो या बेंड ना हो। देखो भाई, अगर आप इसको नहीं लगाओगे एंगल सेक्शन को तो क्या होगा, जैसे ही लोड आएगा कॉलम इधर उधर जा सकता है, इधर जा सकता है, उधर भी जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एंगल सेक्शन का यूज़ करते हैं। एंगल सेक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं किसी बोल्ट रिविट के थ्रू, यहाँ पे लगा देते हैं, या तो वेल्ड करो या तो उसको आप रिविट लगाइए, यहाँ पे भी लगा देते हैं और यहाँ पे भी जॉइंट कर देते हैं, ताकि अब कॉलम इधर उधर नहीं जाएगा, ताकि इसके साथ लोड अच्छे से ट्रांसफ़र करेगा। चल, ये है आपका आई सेक्शन, जो कि टॉप व्यू में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर आप टॉप से देखोगे इस चीज़ को तो आपको आई सेक्शन इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। और ज़्यादा आपको देखना है तो गूगल सर्च कर लेना, सारी इमेज आपको और अच्छे से दिख जाएगी, ठीक है। चलो, उसके बाद में जो इसका क्रिटिकल सेक्शन होता है, जैसे आपने फुटिंग में पढ़ा था, फुटिंग में जब आप जाओगे आरसीसी में, वहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग के लिए आपने पढ़ा होगा, कॉलम के फेस पे आता है। तो जब आपने आरसीसी कॉलम डिज़ाइन किया होगा तो वहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग पढ़ा होगा। तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग कहाँ पे होता है, वो आपका होता है कहाँ पे, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन। तो कॉलम के फेस पे होता है। और शियर के लिए कितने पे था, शियर के लिए डी डिस्टेंस पे था, कितना था, वन वे शियर में कितने पे था, डी डिस्टेंस पे फ्रॉम द कॉलम फेस। तो इसलिए आपको इतना चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस। अगला आता है आपका गसेट बेस। इसको क्या डिज़ाइन करते हैं उसको देखते हैं। ये लोड आपका इसके ऊपर आता है, दिस इज द P लोड। ये लोड है गसेट बेस। अब ये गसेटेड बेस को क्यों यूज करते हैं, इसका यूज जब करना पड़ता है जब आपके पास आपका एक्सियल लोड भी रहता है, उसके साथ में बेंडिंग भी रहता है। तो एक्सियल लोड के साथ में हम लोग बेंडिंग मोमेंट को भी डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, इसलिए यहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ता है मोमेंट के लिए, ठीक। अब देखो भाई, इसमें गसेट क्यों प्लेट क्यों लगानी पड़ी, उसका कारण क्या था। देखो यहाँ पे आप इसको जोड़ना भी पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हो, दिस इज द कनेक्शन। चलो, ये कनेक्शन आपने बना दिया, ठीक। अब होता क्या है, देखो अगर आपके पास यहाँ पे गसेट प्लेट भी यूज़ कर लेते हैं ताकि दूसरा मेंबर इससे कनेक्ट हो जाए, तो बीच में आपने लगा दिया गसेट प्लेट। गसेट प्लेट के बाद आपने लगाया एंगल सेक्शन को, सेम चीज़ यहाँ पे भी आप लगाओगे। तो इस केस में जो डिज़ाइन की जाती है, यहाँ पे एक्सियल लोड के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट को भी लिया जाता है। तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी जहाँ पे एक्सियल लोडिंग आएगी, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आकर कर सकता है तो वहाँ पे बीच में गसेट प्लेट को रख करके हम डिज़ाइन करेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, अब इस केस में जो क्रिटिकल सेक्शन आता है गसेट स्टील सेक्शन में, तो क्रिटिकल सेक्शन इस केस में जो आता है वो आपका आता है इस पॉइंट पे। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर आपने यहाँ पे गसेट प्लेट यूज की है तो क्रिटिकल सेक्शन आपका कहाँ पे आता है, जहाँ पे CG ऑफ एंगल सेक्शन होता है। तो CG ऑफ एंगल सेक्शन पे वो अकर करता है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, ये हो जाता है आपका क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे आपका, ये तो हो गया क्रिटिकल सेक्शन। बाकी सारी कहानी भाई, ये कंक्रीट का पेडेस्टल हो जाएगा जो कि आप पहले भी लगा रखा है, ठीक।
ये बेस प्लेट होगी जो कि पहले भी लगा रखा है। तो जब बेस प्लेट की आप डिजाइनिंग करोगे ना, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा और लोड को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि दो स्ट्रेसेस आएंगी, एक तो आएगी आपकी डायरेक्ट स्ट्रेस एफ, दिस इज कॉल्ड पी अपान ए, और एक आएगी बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगी एम अपान जेड आ जाती है। ठीक, अब एम तो आपको पता है, एम को क्या लिख सकते हो, पी इंटू ई डिवाइड बाई जेड। अच्छा, अब एक साइड में तो कंप्रेशन होगा, दूसरे साइड में टेंशन होगा। मान लिया कि कॉलम लोड आपका इस साइड आएगा या एसेंट्रिक लोडिंग इस साइड होगी, तो यहाँ कंप्रेशन अकर होगा और यहाँ पे टेंशन अकर होगा। तो जहाँ पे कंप्रेशन होगा, जिस साइड में कंप्रेशन होगा वहाँ पे लिखोगे P बाई ए प्लस माइनस, या यहाँ पे टेंशन भी कर देते हैं, एफ टी भी कर देते हैं, प्लस माइनस एम बाई जेड। अगर कंप्रेशन रहेगा इस फेज पे, अगर आपने लोड लगाया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इस पे, मान लिया ये कॉलम है, जैसे ही बकल करेगा या मान लिया बेंड होगा, तो इस वाले ब्लॉक में इस साइड में पूरा कंप्रेशन हो जाएगा, दब जाएगा चीज़ें, ठीक है। और दूसरे साइड में चीज़ें उठ जाएंगी, जब दूसरे साइड में चीज़ें उठ जाएंगी तो वहाँ पे टेंशन आ जाएगा। तो अगर आपको कंप्रेशन लेना है तो आप प्लस करिए, और आपको टेंशन लेना है तो माइनस एम बाई जेड करिए। बाकी आपको एम पता है, पी इंटू ई हो जाएगा, जेड आपको पता है रेक्टेंगल के लिए बी डी स्क्वायर बाई 6। तो इसके बारे में भी डील करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आईएएस में भी पूछ रखा है, उसके अलावा आपके एसएससी जेईई के लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है अब ये, इसको देखते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन द सपोर्टिंग सॉइल इज़ वेरी वीक। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि सपोर्टिंग सॉइल इज़ वेरी वीक, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सपोर्टिंग सॉइल है वो आपकी क्या है, वीक है, वेरी वीक है, मतलब कमज़ोर है, तब आपको ग्रिलेज फाउंडेशन यूज करना है। चलो, इट लोड इज ट्रांसफर्ड सैलो डेप्थ, ये लोड को क्या करता है, सैलो डेप्थ तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है, बहुत डीपर स्ट्रेटा में नहीं जाता है। उसके बाद इट इज़ आल्सो यूज फॉर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, कहीं पे अगर आपको टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत लॉन्ग टर्म आपको कोई चीज़ नहीं बनानी है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दिस बीम इज ग्रिलेज फाउंडेशन शैल बी डिजाइंड फॉर बेंडिंग शेयर फोर्स वेब क्रिपलिंग। अब वेब क्रिपलिंग के लिए क्यों डिजाइन कर, देखो बेंडिंग शेयर तो समझ में आता है क्योंकि बीम की तरह डिजाइन करना होता है, और बीम ज़्यादातर डिजाइन किसके लिए की जाती है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे वेब क्रिपलिंग क्यों है, इसका रीजन समझते हैं। देखो हो क्या रहा है, ये आपका आई सेक्शन है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, टॉप से आपको देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये है आपका आई सेक्शन, ओके। उसके बाद में क्या होता है, ये आप रखते हो बेस प्लेट। बेस प्लेट आपने किसकी बनाई, स्टील की बनाई, जिसकी डिजाइनिंग हमको हर बार करनी होगी, तो बेस प्लेट हमने यहाँ पे रख दिया। चलो उसके बाद में आपने क्या किया, दो तरीके की बीम यहाँ पे यूज होती हैं। आई सेक्शन ही बनाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि आई सेक्शन बीम के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो है आई सेक्शन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पे टीयर 1 बीम बोल रहे हैं और एक बोल रहे हैं टीयर 2 बीम, दो प्रकार की बीम यूज़ की जाते हैं। अब वो कैसे देखने में लगेगा मैं आपको बताता हूँ। ऐसे है, कुछ समझ लो इस तरीके से, सपोज दैट कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे डायग्राम से आपको ज़्यादातर बेटर समझ में आएगा। ऐसे कुछ है, जैसे कुछ सेक्शंस आपको आई सेक्शन ऐसे रखे गए हैं, देखो ये क्या हो रहा है, दो पेज से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये आपको फ्रंट से दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक। उसके बाद में ये जो नीचे वाला फाउंडेशन है वो कुछ ऐसे रखा जाए, ये भी एक तरीके का आई सेक्शन होगा, लेकिन वो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, तो एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। देखो ऐसे कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है आई सेक्शन, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। उसके नीचे वाली ये जो सामने वाली आप देख रहे हो प्लेट को, वो ये सेक्शन है। तो दोनों आई सेक्शन है, ऐसा नहीं कि आई सेक्शन नहीं। आप इसको ज़्यादा क्लियर देखना चाहते हो तो गूगल सर्च कर लेना, व्हाट इज़ अ ग्रिलेज फाउंडेशन, वहाँ पे इमेज को क्लिक करना और इमेज पे बहुत सारे ग्रिलेज फाउंडेशन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आई सेक्शन ही रखे जाते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो, जैसे रेलवे ट्रैक पे आपने देखा होगा जो रेल सेक्शंस होते हैं उनको एक के ऊपर एक रख दीजिए। एक रेल सेक्शन आपके पास लेंथ में है 20 मीटर का, इसके ऊपर एक आप वर्टिकली ऐसे रख दीजिए, एक ऐसे रखा आपने, एक इसके ऊपर ऐसे आपने रख दिया, सेम ग्रिलेज फाउंडेशन ऐसे ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान है कि ग्रिलेज फाउंडेशन में ये बीम्स होती हैं, क्या होती हैं, बीम्स।
इसीलिए देखो लोड शैलो डेप्थ तक कैसे ट्रांसफर होता है। अब इसकी हाइट ही इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये भी कुछ हाइट होगा, इसका भी कुछ हाइट होगा, इसका भी कुछ हाइट होगा, इसके नीचे कंक्रीट का पेडेस्टल रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान है कि यहाँ पे ग्रिलेस फाउंडेशन में क्या यूज़ करते हो, ये एक तरीके की बीम होती है, कॉलम आपका ये वाला पोर्शन होता है, ठीक। तो लोड देखो कैसे ट्रांसफर होगा, लोड यहाँ से आएगा कॉलम से बेस प्लेट में जाएगा, बेस प्लेट ट्रांसफर करेगी ये टियर 1 बीम में, टियर 1 बीम ट्रांसफर करेगी टियर बी टूम में, उसके बाद नीचे कंक्रीट का पेडेस्टल होगा उसको ट्रांसफर करेगी, और कंक्रीट के पेडेस्टल को ट्रांसफर करने के बाद वो सॉइल को ट्रांसफर करेगी। अब देखो कितने लोगों में ये चीज़ ट्रांसफर हो रही है, तो सॉइल अगर कमज़ोर भी होगी तो लोड हमारा काम कर जाएगा। क्यों, इतने लोगों में ट्रांसफर हो रहा है कि वो बहुत लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर एरिया आपका लार्जर होगा तो स्ट्रेसेस क्या हो जाते हैं, कम। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डील की। अब आप इसको चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं आगे डील करूँगा, आगे की कहानी सारी डील करने वाले हैं। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, डिज़ाइनिंग पढ़ लेते हैं कम से कम, क्योंकि डिज़ाइनिंग इसकी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ करूँगा इन सारी चीज़ों को। बाकी कहानी हमने देख ली है, अब एक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, मेंस में आपके एग्जाम में पूछा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। फार्मूला ही पूछ लेगा कल को, तो कम से कम फार्मूला तो पता होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके डिजाइनिंग से। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस डिज़ाइन, इसकी डिज़ाइनिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पूछा गया है इसलिए इसको डील करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी इसीलिए मैंने इसको डील कर दिया, ताकि आपको कहीं नया ना लगे क्वेश्चन करने में, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा है, इसका पूछा है। और अभी हम करेंगे स्प्लाइस डिज़ाइन के बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे स्प्लाइस डिज़ाइन। स्प्लाइस डिज़ाइन नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट टू बी डिस्कस। चलो एक एक करके डील करते हैं, सारी कहानी देखते हैं क्या कह रहा है। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट। इस पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट भी होंगे, उनको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, पहला है डिज़ाइन बेस प्लेट, डिज़ाइन बेस प्लेट। पहला पॉइंट टू बी रिफर, पहला पॉइंट लिखता हूँ, बेस प्लेट आर यूज टू ट्रांसफर, बेस प्लेट आर यूज्ड टू ट्रांसफर द कॉलम लोड to the concrete footing, concrete footing। दूसरा बात, इट इज़ अ स्टील प्लेट, ये एक तरीके की क्या होती है, एक स्टील प्लेट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इट इज़ अ स्टील प्लेट, एक तरीके की स्टील प्लेट होती है। इट इज़ अ स्टील प्लेट used to reduce bearing pressure। अब ये bearing pressure क्या होता है, सॉइल में समझ में आएगा अच्छे से। bearing pressure वो होता है जो सॉइल पे लगता है। bearing pressure on the concrete footing में आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, on the concrete footing, on the RCC में आपने डील किया होगा, on the concrete footing। फुटिंग के नीचे जो यूडीएल लगता है ना, वो अभी डील करेंगे, ये है, दिस इज कॉल्ड बियरिंग प्रेशर। ओके, चल नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ द बियरिंग एंड्स ऑफ, इफ द बियरिंग एंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि आईएएस में 3-4 बार ये पूछा गया है। इफ द बियरिंग एंड्स ऑफ column and base plate
and base plates are machined या इसको बोल सकते हो स्मूथेंड, ठीक है, इसको स्मूथ किया गया है। अगर अभी बताता हूँ ये क्या होता है, मशीन्ड क्या होता है और स्मूथन क्या होता है, दोनों बातें सेम होती हैं। अब इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में अभी देखेंगे। पहले सारे पॉइंट मेंशन कर देते हैं, उसके बाद एक एक करके डील करेंगे। फॉर कंप्लीट बियरिंग then the entire load is transferred to the base plate entire load transferred to the base plate by direct bearing bearing action। अभी सारी बातें हम डील करेंगे डायरेक्ट बियरिंग एक्शन। चल नेक्स्ट पार्ट इसको डील करते हैं, इसी में चौथा पॉइंट है वेल्डिंग क्यों करते हैं उसको देखते हैं। द पर्पज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डिटेल में डील कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ वेल्डिंग is only to hold the column को सिर्फ होल्ड करता है, होल्ड द कॉलम इन पोजीशन but it is assumed that कि 50%, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50% ऑफ द लोड इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट बियरिंग action and remaining 50% is transferred through welds, ये मान के चलते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। इफ द बियरिंग एंड्स आर नॉट वेल्डेड, if the bearing ends are not machined, मतलब स्मूथन नहीं किया गया अब की बार, नॉट स्मूथन, then entire load is transferred, welds only, केवल वही ट्रांसफर करेगा, welds only, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है द कॉलम लोड इज इन एक्सियल देन थिकनेस इज बेस प्लेट इज गिवन बाय। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द, ये इंपॉर्टेंट है, इफ द कॉलम लोड इज axial, then the thickness is designed for, then the thickness is given by, then the thickness T is given by, अब ये फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है T इक्वल टू अंडर रूट, दिस इज 2.5 W लोड किलो न्यूटन पर मीटर डिवाइड बाय सिग्मा
दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला आपके एग्जाम में ऑप्शन में भी पूछ सकता है, सीधे 4 फार्मूले बना देगा और ये पूछेगा कौन सा इसमें ट्रू फार्मूला है। कल को ऑप्शन में इसको ऊपर कर देगा, इसको नीचे कर देगा, तो आप आसानी से इसको पहचान सकें। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर हैं उनको डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर इसको, ये तो अभी आपने जो लिखा ये WSM में लिखा, लेकिन अगर मैं सिग्मा यहाँ पे, ये तो हो गया आपको WSM में मैंने लिख दिया। ठीक है, कई बुकों में आपको ये पॉइंट जो है ना 0.3 जो लिखा है ना, ये आपको 0.24 भी मिल जाए, 0.25 भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो डिज़ाइन करनी है वो ज़्यादातर 0.3 मान के ही करना है। तो कई बुकों में आपको लिखा मिल जाएगा 0.25 मिल जाएगा, तो कोशिश ये करना कि इसको 0.3 मान के ही सॉल्व करना। चलो, उसके बाद बात करते तो WSM था। अगर मेरे को LSM में डिज़ाइन करना होगा तो इसका फार्मूला ये आएगा, T = 2.5 W डिवाइड बाई FY डिवाइड बाई 1.1 A स्क्वायर माइनस 0.3 B स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन के आ जाता है। ठीक, अब देखो क्या है कि LSM में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो LSM में देखो क्या ध्यान देना था, जहाँ जहाँ आपका सिग्मा BS था वहाँ आपको क्या लिखना है, FY डिवाइड बाई 1.1, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो जहाँ पे भी आपका सिग्मा BS है, क्या है सिग्मा BS, जो कि आपका बेंडिंग परमिसिबल स्ट्रेस होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, FY डिवाइड बाई 1.1। मैंने आपको भी पहले बताया था कि अगर कोई चीज़ यील्डिंग में फेल करती है तो उसका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट अप कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस कि यहाँ पे और कौन कौन से पैरामीटर हैं उनको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ रफ करके, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि इसके पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पैरामीटर ही आपको परेशान करेंगे कि ए क्या है, बी क्या है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चल, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछा है, इसलिए उसको डील करना जरूरी। चलो देखो एक एक पैरामीटर देख लेते हैं कि क्या कौन सा पैरामीटर है। देखो भाई, यहाँ पे जो पैरामीटर आया है W क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो W क्या है उसको देख लेते हैं। दिस इज द फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर। फैक्टर्ड क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे आप LSM से डिज़ाइन करोगे, तो जो भी लोड आएगा उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर। जैसे आपने फुटिंग में पढ़ा होगा, फुटिंग में भी अपवर्ड प्रेशर आता है, तो सेम कहानी, फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर exerted by concrete on the base plate। बेस प्लेट जो आपने लगाई थी उस पर एग्जर्ट करता है। अब कैसे एग्जर्ट करता है सारी गाने भी डील करते हैं। और ये वैल्यू 0.6 इंटू FCK से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए ये 0.6 इंटू FCK से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोड ने बताया। क्यों बताया, क्योंकि ये क्रश हो जाएगी अगर वो ज़्यादा वैल्यू हो गई। अब ये कैसे होता है उसको डील करते हैं। नेक्स्ट है सिग्मा BS, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। दिस इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया आपका वर्किंग से, WSM से। अगर इसको आप LSM से लिखना चाहोगे तो इसको लिखोगे FY डिवाइड बाई 1.1, इसको लिख दो लिमिट स्टेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ए क्या है। ए है ग्रेटर प्रोजेक्शन, ग्रेटर प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ बेस प्लेट बियॉन्ड द कॉलम एज, बियॉन्ड द कॉलम एज। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करते हैं बी क्या है। स्मॉलर प्रोजेक्शन
projection of base plate beyond the column edge, beyond the column edge। ठीक, चल अब इसको डायग्राम से समझेंगे तब सारी कहानी समझ में आएगी। कंक्रीट का जो पॉइजन रेशियो है वो 0.3 लिया जाता है, कोड ने बताया था IS 800। इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। चल अब कैसे समझें इन सारी चीज़ों को वो देखना है। चल इसको मैं आपको दिखाना है A और B। देखो डायग्राम से समझना, ये है आपका बेस प्लेट जिस पे आपको आई सेक्शन के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है आपका आई सेक्शन ही यूज किया जाता है। ये बना दिया मैंने, ठीक। फिर क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्शन है, ये आप टॉप व्यू से देख रहे हो, ठीक है। तो ये कॉलम किसके ऊपर आया, ये है आपके पास क्या, बेस प्लेट, बेस प्लेट। अब जो बोल है उसको लिखना है आपको, ठीक। देखो यहाँ पे क्या रहा है, ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ बेस प्लेट बियॉन्ड द कॉलम एज। अब देखो कॉलम टॉप से जब आप देख रहे थे तो कैसा दिखाई पड़ रहा था। अब मैं यहाँ पे जगह नहीं है ना, मैं बना देता। 3D डायग्राम जब आप देख रहे थे वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा था। ये है बेस प्लेट, ये है आपके पास कॉलम। तो ये आई सेक्शन है जो कि मैं टॉप से ये दिखाई पड़ेगा। ये है आपके पास बेस प्लेट, बेस प्लेट आपकी ये हो गई, इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी। ये विड्थ मान लेते हैं और इसका लेंथ मान लेते हैं L, ठीक है। चल अब आप बताओ कि यहाँ पे ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि स्क्वायर प्लेट डिज़ाइन करें, तो आपको क्या करना है, इस साइड में इसका प्रोजेक्शन देखना है, दूसरा आपको एक ये प्रोजेक्शन चाहिए और आपको एक ये प्रोजेक्शन चाहिए। तो दोनों बातें मैंने लिख दी। ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ बेस प्लेट बियॉन्ड द कॉलम एज, कॉलम की एज तो समझ में आ गई होगी, ये है। यहाँ से एक तो शॉर्टर है आपके पास, एक है लॉन्गर। तो लॉन्गर कौन सा हो जाएगा, दिस इज द लॉन्गर A और दिस इज द क्या हो जाएगा B, ठीक। तो ये आपका डायग्राम से मैंने क्लियर कर दिया। तो ये आई सेक्शन का आपका हो जाएगा, तो ये शॉर्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लॉन्गर, ठीक। देखो इसीलिए फार्मूले में A² - 0.3 B² है। A हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी टर्म यहाँ पे रूट में वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, इसलिए A की वैल्यू क्या रहेगी, आपका हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आपका प्रोजेक्शन। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको आई सेक्शन का डायमेंशन दिया होगा, कैसे निकालते हैं A और B, देखो समझो। आपके पास ये टोटल कितना है, L है। चलो L में से अगर आप A घटा दोगे इधर से, A घटा दोगे इधर से, तो आप निकाल सकते हो आराम से। या ऐसा भी कर सकते हो, कैसे, आपके पास टोटल ये बेस प्लेट आपका कितना है, L है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास आई सेक्शन का डायमेंशन आपको पता होगा कॉलम का। अगर मैं इसकी यहाँ तक की डेप्थ घटा दूँ तो आपको ये बचा रिमेनिंग ये पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा। तो आप आराम से इसका A और B निकाल सकते हो। A पता है, B पता है। अब दूसरी बात आती है W क्या है, उसको समझाता हूँ। देखो W क्या है, इसको डायग्राम से समझाता हूँ यहाँ पे। चलो डायग्राम से यहाँ पे समझो। ये बेस प्लेट है, तो ये बेस प्लेट है तो ऊपर से ये लोड आएगा, ये कॉलम है मान लेते हैं समझने के लिए, P लोड लगाया। तो होगा क्या यहाँ पे, यूडीएल आपका, जैसे इस केस में इसने माना है यूडीएल, समझने के लिए कुछ ऐसा प्रेशर लगेगा जैसे सॉइल में आप सॉइल एग्जर्ट करते हैं। हालांकि यहाँ सॉइल नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, नीचे से आपका बेस प्लेट के नीचे कौन रहता है, बेस प्लेट की डिजाइनिंग के नीचे कंक्रीट है, तो कंक्रीट इस पर ट्रांसफ़र करेगा। तो आप W यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। W कैसे निकलेगा, जो भी इसका एरिया हो नीचे का कंक्रीट ब्लॉक का, और जो लोड टोटल आ रहा हो उस लोड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो अप्लाइड लोड डिवाइड बाय जो रजिस्टिंग एरिया होगा, कौन सा होगा एरिया आपका, L × B वाला एरिया होगा। इसको अगर आप हटा देते हो तो आपकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, होता क्या है, एग्जाम में आपको डिज़ाइन जो करना है, थिकनेस करना है, आपको इसकी लेंथ पता होती है। लेंथ तो आपको पता है भाई कितनी जगह आपके पास है, वो तो पता रहेगी, लेकिन आपको ये कैसे पता कि भाई इसकी मोटाई कितना रखना, क्योंकि पैसा लगता है, थिकनेस बनाने में पैसा लगेगा, क्योंकि स्टील की जितनी थिकनेस करते जाओगे उतना आपका पैसा लगता जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसकी हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, थिकनेस डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थिकनेस। तो इसका जो डायमेंशन है, मैं 3D बनाऊँ तो कुछ ऐसे आएगा। तो आप देखोगे इसकी लेंथ और विड्थ हमको पता रहती है, तो W निकल के आएगा P/L × B।
अगर आपको इसको फैक्टर्ड चाहिए तो WU इजकल टू 1.5 P/L क्रॉस P। फैक्टर्ड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट पे चाहिए। अगर आप LSM से डिज़ाइन करोगे तो 1.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। L इंटू बी, जो कॉलम बेस का साइज जो आपके पास बेस प्लेट होगा उसकी लेंथ और बेस से डिवाइड करिए, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी आपको पता चल जाएगी कितनी लग रही है। बस सिंपल तो है, W पता है W रख दीजिए, स्ट्रेसेस पता है स्ट्रेसेस रख दीजिए, A आपको पता B पता, पुट कर दिया, आंसर निकाल लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन 15 नंबर में मेंस में आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसको आप कॉपी कर लीजिए ताकि मैं आगे सारी चीज़ें डील कर सकूँ। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग डील करने वाले हैं स्प्लाइस, और स्प्लाइस से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा स्प्लाइस को डील करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं स्प्लाइस के बारे में। चलो देखो, एक एक चीज़ करके समझा रहे हैं और इसको प्लीज़ अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप तैयारी कर रहे हो तो स्टील के वीडियो अगर आप देख रहे हो तो देखो सारी चीज़ें मैं डील कर रहा हूँ, तो आपकी मतलब यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एक चीज़ को क्लियर रखें। देखो आपकी क्लियरिटी अगर एक बार हो गई अच्छी, उसके बाद फिर आपको स्टील में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो एकदम से आप सीख जाओगे स्टील के बारे में, क्योंकि फील्ड पे वर्क करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे डिज़ाइन कराओगे? तो कहोगे, कई लोग तो यही कहेंगे देखो कहाँ से JEE बन के चले आए हैं। तो इसका मतलब ये है ना, कम से कम आपको पता तो हो, क्योंकि ये फील्ड वर्क में बहुत यूज होने वाली चीज़ें हैं। कभी आप रेलवे प्लेटफार्म पे जाइए तो आप देखोगे कि जो कॉलम का लोड होता है, नीचे एक पेडेस्टल बनाया जाता है, बेस प्लेट बनाई जाती है, तब जाके ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बहुत जगह दिखाई पड़ेंगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बड़े बड़े जो टावर बनाए जाते हैं ना, तो उस टावर में भी आप देखोगे कि ये बेस प्लेट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लोड आता है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि उस चीज़ को आप लोड को ग्रेटर डेप्थ तक क्या कर सको, ट्रांसफ़र कर सको। दूसरी बात, कंक्रीट क्रश ना हो, इस वजह से यूज़ किया जाता है आपका बेस प्लेट का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ जाएंगे, तो सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली रिलेट करिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली। अब बात करेंगे स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या होता है आपने RCC में भी पढ़ा होगा, और वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है। मेंस का क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि मेंस के सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बस आपको थ्योरेटिकली सीखना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं जाना ज़्यादा है। हाँ, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक पॉइंट मैं भूल गया, अभी मुझे याद आया, थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ। सारे पॉइंट जो मैंने लिखाए थे उसमें एक बात थी, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ फिर से, अभी मेरे को ध्यान में आया, मैं बता देता हूँ। जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखाए थे उस पॉइंट में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे बियरिंग एंड्स ऑफ द कॉलम एंड बेस प्लेट आर मशीन्ड, स्मूथ किए गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं उसके बारे में थोड़ा डील कर देता हूँ कि जो बियरिंग एंड्स ऑफ कॉलम थे और उसके बाद में आपका बेस प्लेट था, तो ये जो कॉलम आ रहा था, ये वाला कॉलम, दिस इज द कॉलम। वो पॉइंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, मुझे एकदम से रिकॉल नहीं रहा। चल उसके बारे में बता, हालांकि मैंने लिखा दिया था सारी कहानी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दैट इज स्मूथन। तो यहाँ पे अगर आपने इसको स्मूथ कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, मशीन कर दिया, थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, तो स्मूथ करने से क्या होता है कि सारा का सारा लोड इसमें डायरेक्ट बियरिंग से ट्रांसफर होता है। किससे ट्रांसफर होता है? बियरिंग से। मतलब बियरिंग का मतलब समझते हो, बियरिंग स्ट्रेसेस मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। जब कोई कांटेक्ट के थ्रू लोड ट्रांसफर करता है दैट इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस। क्या कहलाता है? बियरिंग स्ट्रेस। तो कांटेक्ट के थ्रू अगर कोई कंप्रेसिव लोड आया है तो दैट इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस। अच्छा, उसके बाद में कह रहा है द इंटायर लोड इज ट्रांसफर टू द बेस प्लेट बाय द डायरेक्ट बियरिंग एक्शन। ये पॉइंट आपके पास लिखा होगा। उसके बाद कह रहा है द पर्पज ऑफ द वेल्डिंग इज ओनली टू होल्ड द कॉलम इन पोजिशन। जो वेल्ड करते हैं साइड से, यहाँ पे वेल्ड करना पड़ता है, इसका मुख्य पर्पज़ ये होता है कि लोड को, जो कॉलम है उसको पोजीशन में बनाए रखना। मतलब कॉलम इधर ना जाए, कॉलम इधर ना जाए। तो इसका मेन पर्पज़ ये था वेल्ड का। वेल्डिंग इज ओनली होल्ड द कॉलम इन पोजीशन। कॉलम को पोजीशन में रखना, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, बट इट इज एज्यूम दैट कि द कॉलम इज पोजीशन, बट इट इज एज्यूम दैट कि 50% ऑफ द लोड इज ट्रांसफर्ड।
मतलब हम ये मान लेते हैं कि 50% लोड इसके यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और 50% जो लोड है उसके बेल्ट की सहायता से मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इट इज़ एज्यूम दैट कि डायरेक्ट बेयरिंग एक्शन 50% और रिमेनिंग 50% ट्रांसफ़र होना चाहिए किसके द्वारा, वेल्ड के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने वेल्ड कर रखा है तो ये आपको ऑब्जेक्टिव आईएएस में 3-4 बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द बेयरिंग एंड्स आर नॉट मशीन, अगर आपने इसको मशीन नहीं किया है, बहुत स्मूथ नहीं किया है, ठीक है, तब क्या फर्क पड़ता है, मशीन, देन इंटायर लोड ट्रांसफर वेल्ड ओनली। अगर आपने इसको मशीन नहीं किया, स्मूथन नहीं किया यहाँ पे इसको और इसको मिला करके, तो सारा का सारा लोड किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, वेल्ड के माध्यम से ट्रांसफर होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अगर आपने स्मूथन नहीं किया, मशीन नहीं किया, तो आपका सारा का सारा लोड किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, वेल्ड की सहायता से। अगर आपने स्मूथ कर रखा और साइड से वेल्ड भी प्रोवाइड किया, तो 50% मान के चलते हैं कि आपका स्मूथन से यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है और 50% वेल्ड के माध्यम से। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आईएएस में कई बार पूछा गया, तो ये कहानी में थोड़ा सा याद आ गया तो मैं इसको बता दिया। बाकी सारा क्लियर है, बाकी सारा कोई पॉइंट तो डिस्कस नहीं किया, बस इतना ही बताया था, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर है, बेस प्लेट आर यूज टू ट्रांसफर द कॉलम लोड टू कंक्रीट फुटिंग, इट इज अ स्टील प्लेट टू यूज टू रिड्यूस द बियरिंग प्रेशर। ये तो पता ही होगा आपको, ये तो सारी कहानी डील कर चुके। चलो, बियरिंग प्रेशर यहाँ पे आता है, कैसे आता है वो चीज़ ऐसे देख सकते हो, ये यूडीएल की तरह काम करेगा, दैट इज WP/L क्रॉस B। ये पी लोड आपका आ रहा है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्प्लाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डील करते हैं। एक एक पॉइंट करके डील करेंगे, अच्छे से सुनना है इसको, ठीक है। चलो स्प्लाइस क्या होता है उसको देखते हैं। चलो कॉलम स्प्लाइसेस, कॉलम स्प्लाइसेस आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको सोचा कि डील कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वी नीड टू कनेक्ट द टू कॉलम, वी नीड टू कनेक्ट, वी नीड टू कनेक्ट टू कॉलम, टू कॉलम ड्यू टू, क्यों हम दो कॉलम को कनेक्ट करते हैं, क्या हमारी ऐसी जरूरत पड़ गई कि हम दो कॉलम को स्प्लाइस कर रहे हैं। तो ये स्प्लाइसिंग यहां से समझ में आपको आ जाएगा, मैं प्रैक्टिकली भी आपको रीजन बताऊंगा कि स्प्लाइस क्या होता है, ठीक। अब देखो पहला पॉइंट, लिमिटेड अवेलेबल लेंथ, लिमिटेड अवेलेबल, सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं, लिमिटेड अवेलेबल लेंथ। दूसरा पॉइंट, चेंज इन क्रॉस सेक्शन, चेंज इन एक्स सेक्शन। अभी एक्स सेक्शन क्या होता है इसको बताता हूँ। एक्स सेक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन लोड, ड्यू टू डिक्रीज इन लोड। चलो ठीक, चलो इसको डायग्राम से दिखाते हैं, तब ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। ये क्या है, इस माध्यम से अगर हम देखें, ये कॉलम आपका स्प्लाइस है, ये दो कॉलम को जोड़ा गया है, दिस इज द कॉलम, ठीक। ये जोड़ा गया, ठीक। मान लेते हैं कि बीच में आपको इसको जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई, तो कुछ इस तरीके से आपने इसको बना दिया। चलो ये आपने इसको यहाँ तक बना दिया। चलो इसको जोड़ दिया भाई, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, दो एंड आपने यहाँ पे बना दिया। सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी बना दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसके बाद में आपने इसको जोड़ दिया, और उसके बाद में इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये सारी कहानी आपको यहाँ पे डील करना है। चलो ये है स्प्लाइस, ओके। इस पे लोड आएगा पी लोड। चलो अब स्प्लाइस जो डिज़ाइन किया जाता है उसको ध्यान देना है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको ध्यान लो, क्योंकि यही एग्जाम में ऑप्शन मिलता है सीधे आपको कि स्प्लाइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए यहाँ पे बोला गया पहला ऑप्शन, टू कनेक्ट टू, वी नीड टू कनेक्ट टू कॉलम, दो कॉलम को जोड़ने के लिए स्प्लाइस की ज़रूरत पड़ती है। पहला, लिमिटेड अवेलेबल लेंथ। अगर आपके पास कहा जाए कि सपोज दैट घरों में भी देखा होगा कि जब आपने घर पे देखा होगा दीवार बनते समय, प्रैक्टिकली देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको 3 माले की बिल्डिंग बनानी है, 2 माले बहुत ऊंचाई पे जाना है, तो आप देखते हो कि आपको 2 बांस बल्ली यूज करते हो घरों में, ठीक है, बांस बल्ली यूज किया जाता है। तो जो बांस होते हैं उनको जोड़ना पड़ता है 2 लेंथ, क्योंकि आपके पास
भाई बांस जो है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट 20 फीट का मिलेगा आपको। अब आपको ज़रूरत है 30 फीट की, तो आप क्या करते हो, 2 बांस लेके आते हो और ऐसे करके सीधे क्या करते हो, जोड़ देते हो। आपने क्या किया, एक ये बांस लिया और एक ये ले लिया, या 2 मेंबर ले सकते हो, इसको आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। अब देखो आपकी लेंथ इंक्रीज हो गई, और जबकि आपके पास 2 अलग अलग लेंथ के थे जिनकी लिमिटेड लेंथ थी, अब आपने क्या कर लिया, लेंथ को बढ़ा लिया। हाँ, जब आपके पास लिमिटेड लेंथ हो तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको स्प्लाइस करना है। तो आपने देखा होगा रस्सी से बांध देते हैं, फिर वर्कर ऊपर काम करते हैं, तो वो एक प्रकार का स्प्लाइसिंग होता है। तो या कहीं पे आपको पेंटिंग वेंटिंग करना होता है और प्लास्टरिंग वाली दीवार पे आपको पेंटिंग करना है, तो आपके पास काफ़ी ऊंचाई तक जाना होता है, तब भी आप बांस का जो यूज़ करते हो वहाँ पे आप देखोगे स्प्लाइस की तरह ही यूज़ करते हो। तो आप देखोगे कि ये स्प्लाइसिंग होता है, एक नीचे का मेंबर था दूसरे को कनेक्ट करा दिया स्प्लाइस के थ्रू। ये या तो आप मतलब घरों में देखोगे तो ये रस्सी से बांध देते हैं, स्टील का स्ट्रक्चर होगा तो बोल्ट की सहायता से बांधोगे। तो दोनों अलग अलग है, बट मेरे को समझाना था इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दिया। तो स्प्लाइस आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक। चल अब बात कर लेते हैं, दूसरा है चेंज इन एक्स सेक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन लोड। अब देखो ऐसा क्यों होता है, मान लिया मैंने यहाँ पे एक नीचे से कॉलम लगाया और मान लिया कि ऊपर वाली बिल्डिंग पे लोड कम आ रहा होगा, मान लिया नीचे वाली बिल्डिंग पे लोड ज़्यादा था और ऊपर वाली बिल्डिंग पे लोड कम था, तो हम चाहेंगे कि ये वाला कॉलम थिनर हो जाए और ये वाला कॉलम जो है थिकर हो जाए। तो इसके लिए भी आपको स्प्लाइसिंग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम थिनर है ये थिकर है, तो इसके लिए आपको स्प्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोनों को बांधोगे या जोड़ोगे बोल्ट की सहायता से तो वो बकल हो सकता है इधर उधर, अभी देखेंगे सारी कहानी। तो इसलिए यूज़ करते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। एक तो स्प्लाइस का यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द लेंथ, एक तो ये काम हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो लिमिटेड अवेलेबल लेंथ, तीसरा मैं लिख सकता हूँ टू इंक्रीज द लेंथ, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेंबर की लेंथ आपको बढ़ानी है और आपके पास अवेलेबल कम है, तब भी आप स्प्लाइस का भी यूज़ करोगे। तो यही चीज़ आप आरसीसी में भी यूज़ करते हो, यही चीज़ आप स्टील में यूज़ करते हो। तो स्प्लाइस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, इसका जो है चौथा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, द आइडियल लोकेशन ऑफ, ये पॉइंट देखो जनरली डिज़ाइन में लिया जाता है, द आइडियल लोकेशन ऑफ कॉलम स्प्लाइस, लोकेशन ऑफ कॉलम स्प्लाइस इज एट हाइट, हाइट कितना रखा जाता है, हाइट ऑफ h/4, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द टॉप और बॉटम, फ्रॉम द टॉप और बॉटम ऑफ कॉलम, ठीक है, वेयर h इज फ्लोर हाइट, h जो है यहाँ पे फ्लोर की हाइट है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आपको फ्लोर दिया होगा उसकी हाइट आपकी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू दे रखा, दिस इज द वैल्यू, नहीं यहाँ पे वैल्यू मेंशन नहीं, तो ये फ्लोर की हाइट कंसीडर करनी है। अब आप ध्यान रखिएगा, फ्लोर आपको कितने फ्लोर का है, मान ले 2 फ्लोर होगा तो h ये हो जाएगा, h ये हो जाएगा, तो इसका h/4 आपको वैल्यू लेना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, द आइडियल लोकेशन ऑफ स्प्लाइस, मतलब अगर आपके पास मान लिया कि ये कॉलम की हाइट h है, तो आप जा करके इसके 25% जो h/4 वैल्यू होगी वहाँ से आप स्प्लाइस करोगे। इसका मतलब ये हो गया h, ये फ्लोर हो गया, ये फ्लोर हो गया, तो इसका 25% आपका वैल्यू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड h/4। ऐसे ऊपर से भी आएगा आपका h/4, ये चीज़। तो ये बताना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ा दोगे भाई तब भी आपका खर्चा आ जाएगा इसको बांधने में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बेफालतू में लोड तो आ नहीं रहा और आप इसको स्प्लाइसिंग करते जा रहे हो, तो ध्यान रखा जाता है उतना कर दो ताकि हाँ भाई ये छूटने ना पाए, ये बेंड ना होने पाए, ये बकल ना होने पाए। तो इस तरीके से गाँव में भी देखा होगा, तो आपको एक कुछ लेंथ तक बांधते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। लगभग अप्रॉक्सीमेट गांव वालों को पता रहता है कि ज़्यादातर वो लोग एक आइडिया लग जाता है, इतना प्रैक्टिकल वर्क कर लेते कई लोग हैं, तो उनको आइडिया रहता है यार इतना लेंथ बांध देंगे तो फिर मेंबर बकल नहीं करेगा। अगर आपने कम लेंथ बांधा है इसको यहाँ से तो ये क्या होगा, बकल कर जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। चल नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, पहला पॉइंट ये हो जाता है केस 1, एक एक करके डील करते हैं, सारे केस बताता हूँ। केस 1 क्या है, व्हेन द हायर स्टोरी कॉलम,
when the higher story कॉलम, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है तब की बात हो रही है, ठीक है। कॉलम फ्लेंज तो जानते हो आई सेक्शन की, फ्लेंज रेस्ट कंप्लीटली ऑन। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी डील करेंगे। जब क्वेश्चन वाली क्लास में करेंगे तो आपके इसको क्वेश्चन भी कराएंगे। कंप्लीटली ऑन द लोअर स्टोरी कॉलम, लोअर स्टोरी कॉलम फ्लेंज वी कंसीडर टू केसेस। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहानी बोलो समझो। व्हेन द हायर स्टोरी कॉलम, बहुत ज़्यादा मतलब आपको 10 माले 20 माले बिल्डिंग बना रहे हो। व्हेन द हायर स्टोरी कॉलम फ्लेंज रेस्ट कंप्लीटली ऑन द लोअर स्टोरी कॉलम फ्लेंज। अगर ऊपर वाले कॉलम की जो फ्लेंज है, जैसे इस वाले कॉलम की फ्लेंज होगी और ऊपर वाले कॉलम की जो फ्लेंज होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रही हैं, तब की बात हो रही है। सीधे जैसे मान लिया मैंने ऊपर से लाया, एक नीचे का आई सेक्शन है, उसके ऊपर सीधे फ्लेंज टू फ्लेंज क्या हो गया, रख दिया गया है। तो इसमें 2 केस निकल के आते हैं। क्या क्या? पहला है कॉलम एंड्स आर मशीन्ड, वही कहानी फिर से मैंने लिख दिया। मशीन फिनिश मतलब स्मूथन करना पड़ेगा आपको। दूसरा, कॉलम एंड्स आर नॉट माइल्ड, द कॉलम एंड्स आर नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने बेस प्लेट में आपको स्मूथनिंग बताई, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भैया लोड ट्रांसफ़र करना होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं ट्रांसफ़र कर दोगे, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि स्मूथन करना है कि नहीं करना है। तो मशीन फिनिशिंग करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा रफ अप करना पड़ता है। चल, उसके बाद में एंड्स आर नॉट मशीन फिनिश। अब एक एक करके डील करते हैं सारी कहानी। चलो, पहला डील करेंगे कॉलम एंड्स आर मशीन फिनिश। तो एक एक करके डील करते हैं। पहले मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चल आगे बढ़ता हूँ, सारी कहानी डील करता हूँ एक एक करके। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए एक एक करके हम डील कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके स्प्लाइसिंग के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको डील कर लेते हैं ताकि आप सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस है कि अगर आपने इसको मशीन कर दिया या स्मूथ कर दिया है, उसको देखते हैं। मशीन से स्मूथ किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मशीन स्मूथ, ठीक है। तो इसको डील करते हैं। इसके डिज़ाइनिंग पे देखो क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, इसकी थ्योरी डिटेल में देखना जरूरी है क्योंकि पूछा गया है, इसलिए इसको डील कर देते हैं। चलो, अब देखो स्टील में कंप्रेशन मेंबर लगभग आपका एंडिंग है। ये एक थ्योरी क्लास कंप्रेशन मेंबर की लास्ट होगी, उसके बाद बीम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये आज की आपकी कंप्रेशन मेंबर की लास्ट क्लास है। उसके बाद हम लोग डील करेंगे किसको, डील करेंगे हम लोग बीम को। चल, इसमें डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कौन सा पॉइंट था? पहला, कॉलम एंड्स आर मशीन, कॉलम एंड्स आर मशीन फिनिश। चलो, इसके कॉलम के जो एंड होंगे उनको मशीन से आपने फिनिशिंग वगैरह कर रखी है। फिनिशिंग क्या होती है आप जानते हो, जैसे आपको घर की फिनिशिंग करनी होती है तो सारी चीज़ वहाँ पे भी फिनिशिंग करनी पड़ती है, ठीक है। चल, अब बात कर लेते हैं, ऑल द डायरेक्ट लोड विल बी, सारे पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट, ऑल द डायरेक्ट लोड, सॉरी, दिस इज द ऑल द डायरेक्ट लोड, all the direct load will be assumed to be ठीक है, assumed to be
ट्रांसफर्ड टू द लोअर स्टोरी, लोअर स्टोरी कॉलम फ्लेंज को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, कॉलम फ्लेंज थ्रू डायरेक्ट बियरिंग, डायरेक्ट बियरिंग are in this case that can be taken as are in this case क्या लेते हैं, स्प्लाइस प्लेट आर डिज़ाइन सिंपल टू कीप। इसका काम क्या होता है, स्प्लाइस का काम होता है, स्प्लाइस प्लेट्स इसको जो डिज़ाइन करते हैं सिंपली ऐसे डिज़ाइन करते हैं, स्प्लाइस प्लेट आर डिज़ाइंड सिंपल to keep the column two columns, दो कॉलम्स लगा रखे हैं आप ऊपर नीचे, कॉलम्स इन पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इसको इनसार मशीन कर रखा होगा तो जब डिज़ाइन करोगे तो सिंपली स्प्लाइस को ये डिज़ाइन करोगे, द प्लेट्स आर डिज़ाइन सिंपल टू कीप द टू कॉलम इन पोजीशन। ऐसा ना हो कि ये इधर उधर जा सके, बस इतना ही इसका डिज़ाइनिंग होता है, पोजीशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस इन पोजीशन, यहाँ पे नो बियरिंग प्लेट, नो फिलर प्लेट एंड ओनली स्प्लाइस। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन करना है, यहाँ पे खास जो ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट करके लिख रहा हूँ, ओनली नो बियरिंग प्लेट इज रिक्वायर्ड, नो बियरिंग प्लेट। अब ये बियरिंग प्लेट क्या होती है, सारी कहानी समझाते हैं अभी। बियरिंग प्लेट वो प्लेट होती है जो दो मेंबर डायरेक्ट आ रहे थे, उनके बीच में एक प्लेट लगा दीजिए। वो प्लेट क्या करेगी, जो ऊपर वाले कॉलम का लोड होगा वो बीच में बियरिंग प्लेट ले लेगी, और दूसरी जो बीच में बियरिंग प्लेट होगी वो नीचे वाले कॉलम को स्मूथली क्या कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन जब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब कॉलम इनसार मशीन्ड किए गए, फिनिश किए गए हैं, तब के केस में नो बियरिंग प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है। नो बियरिंग प्लेट कॉमा नो फिलर प्लेट। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि फिलर प्लेट क्या होती है। नो फिलर प्लेट, कोई फिलर प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी फिलर प्लेट क्या होती है, सारी कहानी समझाता हूँ। ओनली स्प्लाइस इज यूज्ड, स्प्लाइस के लिए डिज़ाइन करते हैं बस। ठीक है, चल उसके बाद में एक और पॉइंट आता है, इसका नोट पॉइंट करके कितने लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जनरली वी डिज़ाइन, इसकी बात कर रहा हूँ जब आपको ध्यान रखना है कि मशीन्ड किया गया है। जनरली वी डिज़ाइन स्प्लाइस प्लेट फॉर 50%। वही जो बात मैंने बेस प्लेट में लिखाई थी, सेम चीज़ यहाँ वैलिड है। 50% ऑफ द अप्लाइड लोड का कितना, 50%। अप्लाइड लोड इज P/4। उसका कितना लेते हैं, जनरली वी डिज़ाइन स्प्लाइस प्लेट फॉर 50% ऑफ द अप्लाइड लोड इज P/4। P/4 कंसिडर करते हैं फॉर ईच स्प्लाइस प्लेट। जितनी स्प्लाइस प्लेट आपने लगा रखी होंगी उसके लिए आप डिज़ाइन करोगे, प्रत्येक के लिए P/4 प्लेट। नॉट अ कोडल क्राइटेरिया, ये नॉट अ कोडल क्राइटेरिया मैं लिख देता हूँ, ये कोई कोडल क्राइटेरिया आपका नहीं है, बस इतना आपको ध्यान देना है। क्लियर, बस अपने डिज़ाइन को मानना होता है तो ज़्यादातर P/4 लेते हैं। चलो अब इसमें देखो कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये है आपके पास स्प्लाइस कॉलम, चलो ये आपके पास स्प्लाइस कॉलम है, ये आपने यहाँ पे कॉलम को बना दिया। ठीक, उसके बाद में आपके ऊपर यहाँ पे लोड P आ रहा है और मान लेते हैं बेंडिंग मोमेंट M भी आ रहा है। ठीक, चलो ये पॉइंट आपका जो डिज़ाइन करना है, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट,
इसके ऊपर आपने स्प्लाइस लगा रखी है, ये आपने स्प्लाइस लगा रखी है, ये आपने लगा दिया, फिर आपने स्प्लाइस को यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, ये आपने स्प्लाइस को लगा दिया। अब ये यहाँ पे आप बोल्ट वगैरह लगा देते हो, ये बोल्ट दिखा रहा हूँ, बोल्ट या रिविट हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। चलो, ये हो जाता है आपका बोल्ट रिविट, यहाँ पे भी लगा दीजिए इस तरीके से, और आपको यहाँ पे भी लगा दीजिए। ये बोल्ट और रिविट यूज किए जाते हैं। ये स्प्लाइस आपका हो गया। तो जो इसकी डिज़ाइन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूवमेंट आ रहा है, पी लोड आ रहा है, तो उसको P/4 आप लिख दीजिए यहाँ पे, P/4 इधर आ जाएगा, एक इधर स्प्लाइस लगा है, एक इधर लगा है, तो ईच के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे P/4। जिसे ऊपर से लोड आएगा P, उसमें से आपको 50% डिज़ाइन करना। ध्यान दीजिएगा, जो लाइन लिखी गई है, जनरली भी डिज़ाइन स्प्लाइस प्लेट फॉर 50%, मतलब P लोड आया, P लोड का 50% क्या होगा, P/2, P/2 का फिर से आप निकालोगे कितना, P/4, क्योंकि दो प्लेटें लगा रखी हैं, 50% का मतलब हो गया P/2। अब दो प्लेटें लगा रखें तो P/4 इधर जाएगा, P/4 इधर जाएगा। चल, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट M भी आ रहा है। हम मान लेते हैं कि कॉलम पे स्प्लाइसिंग के ऊपर जो कॉलम है उस पर मान के चलने की बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है। अगर बेंडिंग मोमेंट आएगा तो आप बताओ कि अगर सपोज दैट इसकी वैल्यू मान ले, लेंथ की वैल्यू L होगी, तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या निकल के आएगा, M/L करके। तो इसका बेंडिंग मोमेंट मैं लिखूंगा यहाँ पे M/L। ये एक तरीके का रिएक्शन होता है, जैसे आपने नहीं पढ़ा था, याद करो, सिंपली सपोर्टेड बीम आपको समझाया जाता था। यहाँ पे कोई मोमेंट M लगता था, उसका एक रिएक्शन ये निकल के आता था R1, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा R1 और इसका डायरेक्शन R2। ये L लेंथ होती थी तो M/L आता था, और ये भी क्या आता था, M/L। ओके, तो इस तरीके से आप वहाँ पे सॉल्व करते थे। वही चीज़ यहाँ पे M आ रहा है, उसके लिए आपको लेंथ देखनी पड़ेगी, तो जितनी लेंथ होगी इसकी उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो M/L निकल जाएगा। अब देखो एक साइड में ये क्या करेगा, देखो ऐसे, जिस साइड में लोड लगाऊंगा ना, देखो जिस साइड मूवमेंट लगता है उस साइड सेक्शन जो होता है कंप्रेस होता है। ये मेरी फिंगर्स हैं, देखो मैं इस साइड में, जिस साइड में मेरी फिंगर्स हैं उधर साइड में चीज़ें अंदर की तरफ क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही हैं। दूसरे साइड क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है। तो जिस साइड में कंप्रेशन होगा उधर प्लस करोगे, और जिस साइड में टेंशन होगा P/4 - M/L। तो आपको ये डिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब इधर वाले के लिए डिज़ाइन करने का पड़ेगा P/4 + M/L, और इधर डिज़ाइन करना पड़ेगा P/4 - M/L। ओके, चल अब बात कर लेते हैं, इसमें से जो ज़्यादा होगा उसके लिए आप डिज़ाइन कर दोगे, क्योंकि ज़्यादा कौन आएगा, M/L ही आएगा, क्योंकि प्लस हो रहा है। तो उसके लिए आप डिज़ाइन करोगे, वो लोड आपका टोटल हो जाएगा जो कि स्प्लाइस टेक करेगा। मतलब सारा का सारा लोड किस पे अब आ गया, इस पे आ गया, स्प्लाइस पे। अब इस लोड के लिए आपको डिज़ाइन करना है स्प्लाइस। तो बस इतना याद रखना है, आपके एग्जाम में डिज़ाइनिंग नहीं आएगी, इसलिए एकदम ध्यान रखो, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, ठीक है, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा नहीं जाना है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, केस 2। केस 2 क्या है, when the column ends are not machined, when the column ends are not, अब देखो पहला केस मैंने क्या पढ़ा, जब उसको मशीन फिनिश किया गया। दूसरा केस है when the column are ends are not machine finished, machine finished। प्लीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSCJ ने 3-4 बार पूछ रखा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको डील कर रहा हूँ। machine, then need to design the splice plate for entire axial load, for entire axial load। इंटायर एक्सेल लोड को लेना पड़ेगा अगर आपने मशीन नहीं किया। तो ये मान के चलते हैं ना कि स्प्लाइस पे पूरा का पूरा लोड फिर आ जाएगा, फिर आप P/4 नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इंटायर लोड, एक्सियल लोड, दैट इज फॉर ईच स्प्लाइस, 2 स्प्लाइस लगा रखा है, फॉर ईच स्प्लाइस प्लेट लोड विल बी P/2 ईच, ठीक है। तो यहाँ पे P/2 हो जाएगा। चलो, तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे देख ली। चलो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रखना है,
P/4 कब लेना है? जब आपने मशीन को फिनिशिंग कर रखा है यहाँ पे, जब 2 कॉलम ऊपर से आएंगे, एक कॉलम ये आएगा, एक यहाँ पे आपको मशीन फिनिशिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको मशीन फिनिशिंग करनी पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप डील कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये आप देखोगे प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना पेपर, जैसे ही टॉपिक पढ़ा हुआ तुरंत जा करके एक बार प्रीवियस ईयर चेक कर लिया करो, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बात डिस्कस करेंगे हम लोग, चलो अगला डिस्कस करेंगे कि आपका कि 2 कॉलम, एक की जो थिकनेस है या जो कॉलम है उसकी थिकनेस कम है, एक की थिकनेस ज़्यादा है, तब कैसे यूज़ करेंगे उसको डील करेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी है, और तो उसको डील कर लेते हैं। कम से कम यही तो पता चल गया ना कि स्प्लाइस होता क्या है, यही कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कई बार, तो हमारे सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना कम से कम, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप स्टील को एक बार प्लीज़, जो शुरुआत से नोट्स आपने बना रखे ना, जा करके एक बार फिर से उसको रिकॉल करिए। जब आप उसको रिकॉल करोगे देखोगे कि क्या कि आपकी सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जा करके जो स्टील पढ़ा दिया गया, अब देखो एंडिंग आ गई है, लगभग स्टील को ख़त्म कर लेंगे। कंप्रेशन मेंबर का ये लेक्चर है, उसके बाद बीम ही छोटा टॉपिक है, कॉलम से बहुत ही छोटा टॉपिक बीम है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एक दिन के लेक्चर रहेंगे, तो वो सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका सिलेबस लगभग स्टील का कंप्लीट करने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लिया कि 2 कॉलम है और दोनों की जो डेप्थ है ना वो अलग अलग है, तब के केस में आप क्या करोगे, उसको डील करते हैं। तो उसको डील करेंगे हम लोग कि अगर आपका केस में क्या फ़र्क पड़ेगा उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, उसको डील कर लेते हैं। क्या है कहानी, उसको डील करते हैं। अब की बोला है अगला केस ये हो जाता है कि अगर डिफरेंट कॉलम साइजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। केस मान लेते हैं कोई थर्ड केस, ठीक है, इसमें निकल के आता है। चलो इसको डील करते हैं, इसके बारे में क्या है कहानी उसको डील करते हैं। इसकी सारी कहानी मैं लिखा भी दूंगा, ये पूछ लेगा आपके एग्जाम में। इन केस ऑफ डिफरेंट कॉलम साइजेस, ये प्रैक्टिकली गांव में भी पॉसिबल है, देख सकते हो। मैं अभी रीज़न भी बताऊंगा क्या क्या फ़र्क पड़ता है। इन केस ऑफ डिफरेंट, अभी तक क्या था, दोनों कॉलम जो हम जोड़ रहे थे उनकी जो साइज़ था वो दोनों सेम था, लेकिन अब डिफरेंट कॉलम साइज आ गया, तो उसको देखते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंट कॉलम साइज, डिफरेंट कॉलम साइज कॉमा if full bearing is available on the bottom story, on the bottom, जो बॉटम होगा उसके लिए बात कर रहा हूँ, बॉटम स्टोरी कॉलम, then we may need a packing plate, for the splice, ये important है, for the स्प्लाइस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, फॉर द स्प्लाइसिंग। अब ये क्यों ज़रूरत पड़ती है, सारी कहानी भी डील करते हैं, ठीक। उसके बाद में इसको दूसरे पार्ट में लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में इसको आर करके भी लिख सकते हैं। क्या, इसको ये लिख सकते हैं, इफ़ द डेप्थ ऑफ द अपर कॉलम इज स्मॉलर, इफ द डेप्थ ऑफ अपर कॉलम इज स्मॉलर देन द लोअर कॉलम, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी एग्जाम में बना के दे दे, आप पहचान लोगे, या तो डिफरेंट साइज के कॉलम हो या फिर आपका कॉलम में अपर स्मॉलर इज देन लोअर, ठीक है। चल देन लोअर कॉलम फिर क्या होगा, मीन्स द फ्लेंज सेक्शन
means the flange of the above story column वही बात लिखी गई लेकिन थोड़ा घुमा के लिखा है, कॉलम रेस्ट ओवर the web of lower story column then the both filler plate फिलर प्लेट, ये ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा और पूछा भी है SSCJ में, बोथ फिलर प्लेट एंड बियरिंग प्लेट इज यूज्ड। चल नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, इसी का थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट करके। इफ द लोअर स्टोरी इज मच डीपर, इफ द लोअर स्टोरी इज much deeper than the upper story, column section, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, column section stiffener can be welded, column section stiffener, ये स्टिफनर क्या होता है, टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, सेपरेट। स्टिफनर कैन बी वेल्डेड, स्टिफनर लगाना पड़ता है। अब ये स्टिफनर क्यों लगाना पड़ता है, सारा रीजन मैं उस चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक। ये कार्य आपकी सारी हो जाती है। चल इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ये थोड़ा सा मैं दूसरा मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। यह है कॉलम जिसका साइज मान लेता हूँ ये ज़्यादा है, दिस इज द कॉलम, ठीक। और आपने यहाँ पे भी कॉलम को बना दिया, ये है कॉलम, नीचे वाला कॉलम, ठीक। चल इसको जोड़ करके हमने क्या किया, इस तरीके से सेक्शन को बना दिया, क्लियर। चलो ये आपने यहाँ पे बना दिया। इसके ऊपर एक कॉलम और आपने रखा, वो ये कॉलम है। मैंने बताया नहीं कि लोअर कॉलम थिकर है और ऊपर वाला कॉलम जो है आपका थिनर है, वो आपने यहाँ पे इस तरीके से ये बना दिया, ठीक, कुछ इस तरीके से, क्लियर। चलो इस पे लोड आपका मान लेते हैं P आ रहा है और एक मूवमेंट आ रहा है, दिस इज M, क्लियर, ये दिया गया। उसके बाद में आप देखोगे इसकी जो विड्थ है, मान लेते हैं दिस इज द विड्थ P, ओके। चल उसके बाद में अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सारी कहानी लिखी उसको डायग्राम से देखते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंट कॉलम साइजेस फुल बेयरिंग इज अवेलेबल ऑन द बॉटम स्टोरी कॉलम। देख सकते हो कि पूरी की पूरी उसको बेयरिंग मिल जा रही है अब कॉन्टेक्ट के लिए, ठीक है। बेयरिंग एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, तो वही बात इसने बताया है कि फुल बेयरिंग इज अवेलेबल ऑन द बॉटम स्टोरी कॉलम व्हेन मे बी नीड टू पैकिंग प्लेट फॉर द स्प्लाइसिंग। अब देखो आप क्या करो, अब आपको करना क्या है भाई, देखो प्रैक्टिकली समझना, बहुत अच्छे से समझना है। अगर मेरे को स्प्लाइसिंग करना है, अब आप ये बताओ, इसके ऊपर आपने रख दिया, ठीक। अब आप बताओ मैं स्प्लाइसिंग कैसे करूं। अगर मैं स्प्लाइसिंग प्लेट लेके आ गया, सपोज दैट, प्रैक्टिकली समझते हैं, ऐसे ही ये हो गई स्प्लाइसिंग प्लेट। क्या स्प्लाइसिंग प्लेट को ऐसे मोड़ दोगे आप, अरे टूट जाएगी। अब आप बताओ कैसे इसको बांधे, ये है स्प्लाइसिंग प्लेट और आपको जोड़ना है। ये स्प्लाइसिंग प्लेट आपने लगा रखी है, इस कॉलम को इसके साथ जोड़ना है क्योंकि लोड आएगा तो इसको पोजीशन में बनाए रखना है ना। अगर लोड आया और यहाँ पे स्पेसिंग है तो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो जाएगा और आपका कॉलम इधर उधर बकल हो जाएगा या इधर उधर टिल्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, फिलर प्लेट। अब ये फिलर प्लेट देखने में कैसे लगने वाली है, ये है आपके पास, दैट इज़ द फिलर प्लेट। कुछ इस तरीके से अगर हम यूज करें, दिस इज द फिलर प्लेट,
ये है आपके पास फिलर प्लेट। तो ये हो गई आपकी क्या, दिस इज कॉल्ड फिलर प्लेट। और आप सेम यहाँ पे भी यूज़ करोगे, यही इंपॉर्टेंट है। ये कब यूज़ करनी पड़ी देख पाए आप, अगर सेम साइज़ का कॉलम होता, जितना ये है इतना ही है, तो क्या फिलर प्लेट लगाते? बिल्कुल नहीं लगाते। तो प्रैक्टिकली देखो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये तो खैर आप डायग्राम से प्रैक्टिकली ये सोचा करो कि 2 कॉलम आपको दे दिए गए, प्रैक्टिकली घरों में भी देख सकते हो सारी चीज़ों को। ओके, ऐसा आपने किया कभी कि घर में आपने एक दीवार बनवाई, एक दीवार ये है, ऊपर जाके एक पतली दीवार कर दी, तो बहुत पतली दीवार कर दोगे तो बकल हो सकता है, इसलिए आसपास में सपोर्ट देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि फिलर प्लेट की यूज करना पड़ता है। तो ये है फिलर प्लेट। अब आपको फ्रेंड्स ज़रूरत पड़ने वाली है क्या, अब आपने फिलर प्लेट तो लगा दी, अब इसको आपस में जोड़ना है, फिलर प्लेट को इसके साथ जोड़ना है, तो क्या यूज करोगे? स्प्लाइस प्लेट। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्लाइस। ये है आपके पास स्प्लाइस, तो आप इधर भी लगा दीजिए स्प्लाइस प्लेट। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, स्प्लाइस प्लेट। तो दिस इज द स्प्लाइस प्लेट, इसको आप जोड़ दीजिए इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये है स्प्लाइस प्लेट। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा क्या, कि आप बताओ कि फिलर प्लेट कब यूज़ करते हैं और आपका स्प्लाइस प्लेट यूज़ करो। स्प्लाइस प्लेट तब यूज़ करोगे जब सिर्फ आपके कॉलम के साइज़ क्या हो, सेम हो। चलो, अब आपको फिलर प्लेट यूज़ करनी पड़ेगी तब जब आपका कॉलम का साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो, एक कॉलम थिकर है, एक है थिनर। चलो, कभी ये नहीं करोगे कि ऊपर वाला कॉलम आपका कर दो ज़्यादातर। यहाँ पे जो अगला पॉइंट मेंशन किया है, इफ द डेप्थ ऑफ द अपर कॉलम इज स्मॉलर देन द लोअर। देखो इसकी डेप्थ कम है कि नहीं कम है, इसकी कॉलम की डेप्थ क्या है, कम है, इसकी क्या है, ज़्यादा। चलो, फिर क्या कह रहा है, इट मीन्स देन द फ्लेंज ऑफ द अबव स्टोरी, फ्लेंज ऑफ द अबव स्टोरी कॉलम रेस्ट ओवर द वेब ऑफ द लोअर स्टोरी, वेब ऑफ द लोअर स्टोरी। अब कैसे समझो इसको, कैसे हो रहा है प्रैक्टिकली, अगर आपको देखना है तो कुछ ये है इसका 3D डायग्राम। जो कहानी दिखा रहा हूँ ना, सारी कहानी इसमें देखो आप, बस समझने के लिए बस बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ये है आपका टॉप व्यू में दिखाई पड़ेगा, इसको आपको दूसरे सेक्शन के ऊपर रखना है। अगर आपके ऊपर इसके थिनर, देखिए ये नीचे वाला मान लेता हूँ, इसके ऊपर आपको रखना है, मान ले क्या, थिनर वाला रखोगे। जब थिनर वाला रखोगे तो ये जो देख रहे हो ना, ये पोर्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन, वो एक्चुअली ये वाला पोर्शन है, वो यही सारा पोर्शन दिखाया जा रहा है, ठीक। अगर ऊपर वाला सेक्शन थिनर होगा ना, तो थिनर सेक्शन जब कर दोगे तो वो आकर के यहाँ पे टिक जाएगा। ऐसे ही ला करके मैंने क्या कर दिया, टॉप पे रख रहा हूँ। ये सेक्शन है, मान लेता हूँ वाई सेक्शन, सॉरी ये आई सेक्शन है, और ये थिनर है, थोड़ा सा थिनर होगा। तो आपका देखोगे कि थिनर होगा तो ऊपर वाले का जो फ्लेंज होगा, ऊपर वाला फ्लेंज जो होगा वो यहाँ लाई करना शुरू कर जाएगा, कुछ इस तरीके से। प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ, ऐसे समझा रहा हूँ बस, वो कुछ इस तरीके से अब आएगा। ये ऐसे बना दो, थोड़ा सा फिगर क्लियर बनाता हूँ। देखो अगला वाला अगर आएगा अभी तो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो थिनर अगर आप कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से। तो ऊपर वाला जो फ्लेंज होगा, ऊपर वाला जो पतला वाला थिनर वाला है ना, उसका जो फ्लेंज पोर्शन होगा उसके वेब पे आना शुरू हो जाएगा। तो वही बात लिखी गई है, इट मीन्स देन द फ्लेंज ऑफ द अबव स्टोरी कॉलम रेस्ट ओवर द वेब ऑफ द लोअर स्टोरी। तो देखो क्या हो रहा है, ऊपर वाले की जो फ्लेंज है वो लोअर वाले के वेब के ऊपर आकर के आ रही है, क्योंकि आपने अब क्या कर दिया, थिनर कर दिया, तो जाहिर सी बात आएगी। इससे होगा क्या, देन द बोथ फिलर प्लेट एंड द बियरिंग प्लेट आर यूज। तो इसके लिए आपको फिलर प्लेट भी यूज करना पड़ेगा और बियरिंग प्लेट भी यूज करना पड़ेगा। देखो फिलर प्लेट तो मैंने आपको दिखा दिया, बियरिंग प्लेट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक प्लेट आपको यूज करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड बियरिंग। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ऊपर वाले का जो आपका क्रॉस सेक्शनल पूरा आएगा उसके ऊपर, तो वेब को बकल करा सकता है। इसलिए क्या ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे बियरिंग प्लेट यूज कर लो। बियरिंग क्या करेगा, सीधे लोड, ये ज़्यादा लोड को ट्रांसफर कर देगा लार्जर एरिया में। तो वही बात मैंने लिखी, इफ द लोअर स्टोरी इज मच डीपर देन द अपर स्टोरी कॉलम सेक्शन स्टीफन कैन बी वेल्डेड। तो यहाँ पे आपको वेल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी कॉलम करो इसको वेल्ड कर सकते हो, यहाँ पे ये वेल्ड भी कर सकते हो। तो ये कहानी इसको आपको बता दो। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, इसका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ। इसका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा। ये लोड का डिस्ट्रीब्यूशन ये आएगा, ये है सिर्फ डायरेक्ट लोड की वजह से, जिसकी वैल्यू आएगा P अपान एरिया। चलो बेंडिंग की वजह से क्या स्ट्रेसेस आएंगी, बेंडिंग की वजह से आएगी आपकी M अपान I। तो एक साइड में आपका आएगा दिस इज द ये आपका वैल्यू निकल के आएगा।
तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा एम, एम बाई जेड, ये स्ट्रेस होती है कैसे आई, एम अपान आई इजकल टू सिग्मा बाई वाई, तो सिग्मा इजकल टू हो जाएगा एम अपान आई बाई वाई, आई बाई वाई क्या होता है, जेड सेक्शन मॉडुलस होता है सिग्मा। तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस जिस साइड में लोड जाएगा, देखो इस साइड में जाएगा तो इधर कंप्रेस हो जाएगा, देखो इधर ये सेक्शन है, ये ऐसे आप देखो इसको अगर मैं दबाऊंगा इधर न्यूट्रल एक्सेस इधर हो जाएगी, तो ये दबेगा, जब दबेगा तो इधर साइड में कंप्रेशन आ जाएगा नीचे साइड में, और ऊपर साइड में क्या आएगा, टेंशन। तो यहाँ टेंशन आएगा, यहाँ पे कंप्रेशन, तो ये हो जाएगा एम बाई जेड। अब दोनों को जोड़ के लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सारी कहानी मैं समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को कंबाइंड करोगे, जब इसको दोनों को सुपर इम्पोज कराओगे तो एक का डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव ले लोगे और दूसरे का क्या लोगे, निगेटिव लोगे। अब निगेटिव ले लिया तो इसमें जब इसको सुपर इम्पोज कराओगे तो ये माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सुपर इम्पोज के जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आएगा P बाई ए प्लस एम बाई जेड, ठीक, यहाँ पे आएगा आपका P बाई ए माइनस एम बाई जेड। ये आपका पूरा डायग्राम हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं करा दिया इसके नीचे, क्लियर। ये आपका डायग्राम हो गया। चलो इसकी विड्थ मान लेते हैं बी है, चलो ये बी भी आपने मान लिया, ओके। एसेंट्रिसिटी कॉलम के लिए आपने मान लिया कि कुछ एसेंट्रिक, ये सीजी है, इसकी एसेंट्रिसिटी आपने मान लिया ई। तो आप क्या लिख पाओगे, देखो भाई यहाँ पे कैसे लिखोगे, आपका जो वैल्यू आया, पहले मैं मान लेता हूँ कि लोड यहाँ पे था कुछ देर पहले, फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, पी लोड ट्रांसफ़र हो गया, पी इंटू मूवमेंट, एम आएगा पी इंटू ई। चलो इसको मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक तो सिग्मा कंप्रेसिव लिख रहा हूँ, उसका आंसर आएगा P बाई ए प्लस एम बाई जेड। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, P बाई ए बी इंटू एल, लेंथ अगर एल होगी तो इसको एल भी लिख सकते हो, एल लिख दीजिए, प्लस एम लिखोगे, एम की जगह पे क्या लिखोगे, P इंटू ई, जेड लिख लीजिए आप। दिस इज, अब देखो बेंडिंग किस एक्सेस के अबाउट हो रही, बेंडिंग जो होगी इसके एक्सेस के अबाउट होगी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस इज द एल इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ओके। तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा P डिवाइड बाई बी इंटू एल ब्रैकेट 1 प्लस 6E डिवाइड बाई बी। अब देखो यहाँ पे एल बी स्क्वायर होगा कि बी एल स्क्वायर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो बेंडिंग किसके अबाउट होगी, जो बेंड होगा वो सेक्शन जिसके अबाउट बेंडिंग होता है वही आपका कंसीडर करना पड़ता है। तो बेंड कौन होगा, विथ बेंड होगी, तो उसका क्यू आपका स्क्वायर या क्यूब होता है, बी डी क्यूब बाई 12। ये तो हो गया इसका। चलो टेंशन का डायरेक्टली लिख देते हैं, टेंशन का क्या लिखोगे, जिस साइड में टेंशन आएगा तो आप उसको लिख सकते हो P बी इंटू एल, बस माइनस लगा दीजिए, बाकी आंसर सेम रहेगा, 1 माइनस 6E अपान बी। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछेगा एग्जाम में, कह देगा कि आप बताइए कि प्योर टेंशन के केस में जब जहाँ पे टेंशन जीरो हो वहाँ के एसेंट्रिसिटी कितनी आती है। तो जहाँ पे टेंशन आपका क्या हो, टेंशन मैं लिख सकता हूँ द टेंशन, जहाँ पे जीरो हो, टेंशन जीरो के लिए ई की वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी दैट इज़ B बाई 6। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कॉलम भी चैप्टर में भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे लगभग डील कर दी। बाकी सारी कहानी कॉलम चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा, टेंशन कंप्रेशन क्या होता है, सारी कहानी मैंने आपको बता दी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग डील करेंगे। तो अब इस पे जितना भी हमने पढ़ा, इस पर एक क्लास आपकी होगी ऑब्जेक्टिव क्लास की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बीम पे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।